हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनोज भट्ट और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मनोज में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी पहली वीडियो पसंद आई होगी और आज मैं आप लोगों के बीच दोबारा हाजिर हूं अपनी दूसरी वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तराखंड के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां। तो दोस्तों, समझते हैं कि उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, कब इनको जनजातियों का दर्जा दिया गया और कैसा इनका इतिहास रहा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि जनजाति होता क्या है तो पूरी कहानी सुनिएगा, आप जरूर समझेंगे। देखिए, प्राचीन काल से ही हमारे जो लोग थे वो कहाँ रहते हुए आ रहे थे, जंगलों के अंदर रहते हुए आ रहे थे और जंगलों के अंदर ही वो रहते थे। उनको वहीं का कल्चर पसंद था, वो वहीं पर रहना चाहते थे। वो लोग अपना शहरीकरण, उनको मतलब ही था कि शहरीकरण करना है, यानी कि अपना विकास करना है। वो खुश थे अपने कल्चर में, अपने जंगल में वहीं। लेकिन कहानी जब आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते जब पूरे संपूर्ण भारत में किसका कब्जा हो जाता है, अंग्रेजों का। जब अंग्रेजों का कब्जा होता है और अंग्रेजों को पता लग गया कि भाई असली पैसा कहाँ है, जंगलों में है। असली पैसा कहाँ है, जंगलों में। और आराम आराम से अंग्रेजों ने क्या किया, जंगलों को कब्जाना शुरू किया। और जंगलों को कब्जाने के क्रम में जब उनको पता चला कि इन जंगलों में तो भारतीय अभी भी रहते हैं, भारत के लोग इन जंगलों में अभी भी रहते हैं, तो उन्होंने आदेश निकाला कि भारत के लोग जो भी जंगलों में रहते हैं वहां से निकले। हम उनका विकास करना चाहते हैं, हम उनका विकास करना चाहते हैं, हम उनको शहरीकरण में जोड़ना चाहते हैं, हम उनको मुख्य विकास की धारा में जोड़ना चाहते हैं। वो लोग जनजातियों के पास गए, जंगलों में रहने वाले लोगों के पास गए, उनको बोला भाई क्या पहनता है, ये क्या बोलते हैं, पत्ते पत्ते लपेट के यार छोड़ो। लोगों को बोला हम तुमको जीन्स पहनाएंगे, लड़कियों को बोला हम तुमको लांचा, लहंगा, लिपस्टिक लगाएंगे और लगवाएंगे, तो निकलो यहां से। लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया, उनका ना, हमको नहीं चाहिए विकास, भाई हम जहां हैं ठीक है, हमारा विकास हमारे लिए इतना ही ठीक है, आप जाओ यहां से। लेकिन इस क्रम में क्या हुआ, क्या हुआ, अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों को शहरीकरण की ओर जोड़ दिया, शहरीकरण की ओर जोड़ दिया। लेकिन कुछ जनजातियां ऐसे, कुछ लोग ऐसे थे जो अपने अस्तित्व को बचाने में फिर भी सफल हो गए थे और वो लोग जंगलों के अंदर ही निवास करते रहे, जंगलों के अंदर निवास करते रहे। लेकिन कहानी आगे बढ़ती है और जब भारत आजाद होता है तो तब भारत के अंदर हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जिम्मा उठाया। उन्होंने बोला कि भैया भारत क्या है, लोकतंत्र है और सबका विकास करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या था, भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जंगलों में थे, जो अपना विकास चाहते ही नहीं थे। तब राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला कि भैया एक काम करो, हमारी जो सरकार है वो पता लगाएगी, हमारी भारत सरकार पता लगाएगी कि भैया भारत के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी जंगलों में रहते हैं, भारत के अंदर कितनी ऐसी जातियां हैं जो जंगलों में रहती है, जंगलों में रहती है। और इसका पता लगाने के लिए उन्होंने एक आदमी को बुलाया, और उस आदमी का नाम था क्या, काका कालेकर। काका कालेकर को बुलाया और काका कालेकर को बोला कि भाई तेरे को एक काम करना है, भारत के अंदर टोटल जंगलों में घूमना है, मतलब घूमना है, मतलब बस घूमना है तेरे को, मतलब बिल्कुल ये तो अच्छा काम है, पक्का मैं तो घूमूंगा। बोला लेकिन एक काम और करना है, तेरे को ये पता लगाना है कि भारत के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी जंगलों के अंदर रहते हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं। और इसके लिए क्या हुआ, भारत सरकार ने 1952 में क्या बनाया, एक आयोग बनाया, जिसको बोलते हैं क्या, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन था, कालेकर। कौन था, कालेकर। अब कालेकर साहब, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंदर पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा था, पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा था, इसके या आपको पूछे कि भारत के अंदर पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, काका कालेकर। कब बना था, 1952 में। काका कालेकर साहब ने उठाया झोला और निकल गए देश की ओर घूमने की ओर, और भारत के प्रत्येक राज्य में घुसे और उन्होंने पता लगाया कि कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी कहां रहते हैं, जंगलों के अंदर। और इस क्रम में जो पहुंच गए 2399, यानी कि उनको पता चला कि भारत के अंदर 2399 जनजातियां हैं
जो आज भी जंगलों के अंदर रहती हैं। और इसी गिनती को आगे बढ़ाते हुए जब वो कहाँ पहुंचे, उत्तर प्रदेश, उस टाइम पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश साथ वर्ष जुड़ा हुआ था। और उस टाइम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए करते थे उत्तराखंड से पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अब पंत जी को बोला किसने, काका कालेकर ने, कि भाई चलो उत्तर प्रदेश वाला तो गिन लिया हमने, अब बताओ जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है ना, देहरादून से ऊपर और हल्द्वानी से ऊपर को, ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं यार जो आज भी जंगलों में रहते हैं। गोविंद भाई साहब ने क्या बोला, भाई पागल है बोल तू, जंगलों में हम तो फर्स्ट क्लास आदमी है यार, हमारा वहां के लोगों का विकास ऑलरेडी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जनजाति नहीं है, कोई जंगलों में रहता है, A1, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा रहते हैं। तो काका कालेकर को लगाया कि एक मुख्यमंत्री बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात नहीं होगी। तो काका कालेकर साहब ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और उसमें उन्होंने बताया कि भारत के अंदर कितनी 2399 जनजातियां हैं और इसमें उत्तराखंड के क्षेत्र से कोई भी जनजातीय नहीं थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात तो ये थी कि उत्तराखंड के अंदर सारे ही लोग उस टाइम पे कहां रहते थे, जंगलों में, किसी का भी विकास नहीं हुआ था, कोई भी आदमी मुख्य धारा से नहीं जुड़ा था। और इसका असली पता चला कब, 1955-56 में। सुनिए कहानी, 1955-56 में सुबह सुबह हमारे 1955 के आसपास में हमारे पौड़ी गढ़वाल से एक विधायक हुआ करते थे बलवंत आर्य। बलवंत आर्य के यहाँ सुबह सुबह एक आदमी दौड़ा भागा आया, भागते पहुंचा कहां, बलवंत आर्य। और बलवंत आर्य जी घर के सामने क्या हो गया, बैठ गया। और ये आदमी आया था जौनसार। कहां से आया था, जौनसार। ये कोल्टा जनजाति का था। कौन सा, कोल्टा जनजाति का था। और इस आदमी ने, इस आदमी से जब मुलाकात हुई किसकी, बलवंत आर्य की, तो इसने बोला, बलवंत आर्य ने बोला, हाँ भाई जी बता, बड़ा पसीना हो रहा है, क्या हो गया बताओ। बोला भाई मैं कहां से आया हूँ, भाई जी क्या बताऊं, मैं तो जौनसार से अपनी जिंदगी दाव लगा के आया हूँ। बोला क्या हुआ, क्या करके आया ऐसा। बोला भाई साहब हमारे जौनसार के अंदर आज भी क्या है, हम लोगों को जबरदस्ती बात के काम करा रहे हैं, यानी कि बधुआ मजदूरी करा रहे हैं, बधुआ मजदूरी। बलवंत आर्य साहब यार सुबह सुबह क्यों दिमाग खराब कर रहा है, एक तो अब भी तुम्हारी भाभी नाराज हो रही है और तू बकैती कर रहा है, यहाँ पर मजाक चल रहा है। भारत अब आजाद हो गया है, भारत अब आजाद हो गया है, भारत का लोकतंत्र है, सभी लोग समान हैं। तुम बोला भाई जी यार मजाक कर रहा हूँ ना, माँ कसम खा रहा हूँ, एक बार तुम आके देख लो वहां, लेकिन मेरी गारंटी नहीं है, अगर तेरे को बधवा मजदूर बना जाए तो। बोला यार चलो ठीक है, तो बोली जाए तो आ जाऊंगा। 4-5 दिन बाद जब बलवंत आर्य जौनसार के क्षेत्र में गए तो वहां की दशा देखते रह गए। उन्होंने कहा यार ये तो साला सच में यहाँ पर क्या है, बंधुआ मजदूरी हो रही है। यहाँ आज भी क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जंगलों में निवास कर रहे हैं। तब बलवंत आर्य जी कहाँ गए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गए और उन्होंने वहां मांग उठाई कि भैया उत्तराखंड के अंदर कहता है ये काका ने कर दिया कांड। बोला उत्तराखंड की किसी भी जनजाति को तो क्या बोला, इसने नाम ही नहीं लिखा 2399 में, बहुत ज्यादा है भाई हमारे वहां। उस टाइम पर बोला क्या अब लेट भी क्यों आ रहा है तू, अब क्या करना, अब क्या करना है। बोला सब तो कांड हो गया। तब भारत सरकार ने क्या किया, 1965 में एक और समिति की स्थापना कर दी, एक और समिति की स्थापना करी और उसको बोला गया कि आप लोग गिनिए कि भारत के अंदर कितनी ऐसी जनजातियां हैं जो क्या है आज भी, जिनको क्या हुआ, काका कालेकर गिनना भूल गया और इनको बोला गया कि आप लोग गिनो। इस समिति को बोला गया कि आप लोग गिनो कि भैया भारत के अंदर और कितनी जनजातियां हैं, कितनी जनजातियां। और इस समिति को स्थापना की गई 1965 में, इसको बोलते हैं लोकर समिति। लोकर समिति। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था, कालेकर। कब बना था, 1952 में। क्या इसने भारतीय उत्तराखंड के लोगों को जनजाति का दर्जा दिया, नहीं, कोई था ही नहीं। कांड तो वहां गोविंद बल्लभ पंत साहब ने वहीं से कर दिया था। अब जो बचे हुए लोग थे देश के अंदर सारे देश के अंदर जितने लोगों को जनजाति का दर्जा नहीं मिला, उनको छाड़ने का काम तो दिया गया लोकर समिति को। और लोकर समिति पूरे देश में दोबारा घूमी, पूरे देश में दोबारा घूमी। और पूरे देश में दोबारा घूमने के बाद इसने बताया कि भाई जी अभी भी क्या है, 350 ऐसी जनजातियां हैं
जो जनजाति की दर्जा उनको मिलना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिल पाया। और इन 350 में उत्तराखंड की 5 जनजातियां थी। कितनी? 5 जनजातियां। और ये 5 जनजातियां कौन कौन सी थी? इसमें पहली थी कौन सा? थारू, दूसरा बोक्सा, तीसरा जौनसारी और चौथा भोटिया और पांचवा कौन सी? पांचवा थी राजी। पांचवा थी राजी। 1965 में लोकर समिति का गठन हुआ और इस लोकर समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1967 में। और इसी में बोला गया कि उत्तराखंड के अंदर भी कितनी है? 5 जनजाति हैं जिनको जनजाति का दर्जा देना चाहिए। तो उत्तराखंड के अंदर कितनी जनजातियां हैं? 5 जनजाति। थारू, बोक्सा, भोटिया, जौनसारी और राजी। और इनको जनजाति का दर्जा कौन सी समिति ने दिया? कालेकर? नहीं, बल्कि लोकर समिति ने दिया। किसने? लोकर समिति ने दिया। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर 5 ही जनजातियां हैं, बहुत सारी है। कोलटा जनजाति है और क्या गुज्जर जनजाति है, बहुत सारी हमारे वहां। गुज्जर जनजाति, देखिए गुज्जर जनजाति कहाँ रहती है? देहरादून के अंदर में, देहरादून के अंदर। अब ये लोग भी क्या बोलते थे ना, ये लोग भी बोलते थे कि हमको जनजाति का दर्जा दो। लेकिन जहां पर ये लोग रहते थे 1973 में भारत सरकार ने क्या किया? इनको जंगलों से बाहर खदेड़ के वहां पर राजाजी नेशनल पार्क बना दिया। और जहां पर राजा कोई पार्क बन जाए तो वहां पर रहना तो छोड़ो, आप घुस भी नहीं सकते। अगर गुज्जर जनजाति को जनजाति का दर्जा मिल जाता तो क्या होता? उनको अपनी जगह से कोई भी नहीं उठा सकता। जनजाति का दर्जा देने का फायदा सुनिए, अगर आप जंगल में हैं तो आपको वहां से कोई नहीं निकाल सकता। सरकार आपके विकास पर विशेष ध्यान देगी। सरकार चाहेगी कि आप मुख्य विकास की धारा पर अवश्य जुड़े। ये फायदा होता है किसके? जनजाति होने के। तो आई होप कि आपको ये उत्तराखंड की या पूरे भारत की जनजातियों का एक पूरा विवरण आपको मिल चुका होगा। तो उत्तराखंड की कितनी जनजातियां हैं? प्रमुख 5 जनजातियां। कितनी है? 5 जनजातियां। अगर मैं आपको बोलूं उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी, इन 5 में सबसे बड़ा कौन है भाई? तो इन 5 में जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? थारू। कौन सा? थारू। और इन 5 में सबसे छोटा जो है वो कौन है? ये छोटू आदमी है। कौन सा? राजी। राजी जो है सबसे छोटी जनजाति है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले उत्तराखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा जनजाति के लोग रहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? उधम सिंह नगर। लगभग 1,23,037 लोग वहां पर रहते हैं। 37-38 का आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन 1,23,037 लोग। और सबसे कम रहते कहां? रुद्रप्रयाग। 386 या 87 लोग वहां पर रहते हैं, बस इतने लोग वहां पर रहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले उत्तराखंड का सबसे बड़ा थारू, सबसे छोटा राजी, उत्तराखंड की सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है? सबसे शिक्षित, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनजाति कौन सी है? तो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जो जनजाति है वो कौन सी है? भोटिया जनजाति। या सबसे पढ़ी लिखी, सबसे विकसित कौन सी है? भोटिया। और सबसे जो कम, सबसे जो निम्न विकसित है कौन सी है? राजी। ये छोटू बेचारा सबसे आगे, किसमें? निम्न लेवल में आगे रहता है। आई होप कि आप लोगों को ये पूरे जनजातियों का इतिहास का पता चला होगा। आप लोग समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में जनजातियों को जनजातियों का दर्जा दिया गया और कैसे इनका इतिहास रहा। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं उत्तराखंड की 5 जनजातियों में से पहली जनजाति कौन सा? उत्तराखंड की पहली जनजाति थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति। तो दोस्तों आइए चलिए पढ़ते हैं अपनी उत्तराखंड की पहली जनजाति थारू जनजाति। देखिए थारू जनजाति, अगर आप किसी भी चीज के बारे में अगर आप पता लगाएंगे तो आप पहले ये पता लगाएंगे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। क्या उत्पत्ति कैसे हुई है? तो पता लगाते हैं कि थारू जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई है। और उत्पत्ति के आधार पर 2 चीजें हैं, मानव वैज्ञानिक या जिसको बोलते हैं भाषा वैज्ञानिक। भाषा वैज्ञानिक जो है ना, किसी भी चीज का वो पता लगाते हैं कि भारत के अंदर कौन सा मानव कौन सी प्रकार का है,
कौन सा मानव कौन सा प्रकार का है। और ये मानव वैज्ञानिक पता लगाने के लिए मानव को 6 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 6 भागों में। और इनके अनुसार जो लोग हिमालयी राज्यों में रहते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाली जो नेपाल से जुड़े हुए हैं, या आप सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अगर इन राज्यों में कोई इंसान रहता है तो इनको ये लोग बोलते हैं मंगोल। कौन सा? मंगोल। कौन सा? मंगोल। इनके अनुसार जो ये लोग हैं, थारू लोग हैं, वो कौन से हैं? मंगोल परिवार के हैं। कौन से हैं? मंगोल परिवार के। देखिए, अगर आपको पहाड़ी राज्य की बात बोलूं तो यहाँ पर इंसान पहचानने में आ जाता है कि कौन सा इंसान कैसा होगा। अगर मैं आपको बोलूं छोटी छोटी आंख वाला, कम हाइट वाला, खूब फुर्तीला, तो आप समझ जाओगे पक्का कहाँ का है? हिमालयी राज्य का है, यानी कि मंगोल परिवार का है। तो थारू जनजाति के लोग कहाँ के हैं? भाषा वैज्ञानिक के अनुसार या मानव वैज्ञानिक के अनुसार मंगोल परिवार के हैं। कहां से? मंगोल। लेकिन देखिए, मानव को पहचानने का, अगर मैं आपको बोलूं 7 फुट का आदमी, हट्टा कट्टा, काला सा, बिल्कुल काला, लेकिन दांत सफेद, कहां का? तो आप समझोगे पक्का वेस्ट इंडीज का है। देखिए क्रिस गेल, और 7 फुट का भयंकर आदमी, काला सा, क्या है उसका नाम? किरण पोलार्ड, ब्रावो, वो सब कहां के हैं? सब वेस्ट इंडीज। इंसान पहचानने में आ जाता है, पहचानने में ना। तो क्या है, भाषा वैज्ञानिक के अनुसार जो थारू जनजाति के लोग हैं वो कहां के हैं? मंगोल परिवार के हैं। लेकिन हर किसी इंसान की कुछ ना कुछ गाथा होती है। अगर आप लोग अपने घर वालों से पूछेंगे ना कि आप लोग कहाँ के हैं, कहाँ के, तो आप घर वाले कहानी बताएंगे, बहुत साल पहले वहां थे, हम थे, यहाँ से यहाँ आए, बहुत यहाँ से आए, यहाँ से आए, तो बहुत लंबी स्टोरी बताते हैं। तो इनकी स्टोरी ऐसी है कि दिल्ली सल्तनत, एक स्टोरी है, सुनिए। दिल्ली सल्तनत जब हमारे देश में चल रही थी, लगभग कब? 12वीं ईस्वी के बाद, और 1526 तक दिल्ली सल्तनत चली। और उस दिल्ली सल्तनत में एक खतरनाक राजा आया। कौन? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन सबसे भयंकर राजाओं में से एक जो राजा होता है खतरनाक वाला, ये कुछ टाइप का था। पद्मावती मूवी देखी होगी आपने, उसमें जो रणवीर सिंह बना था, वही कौन है? अलाउद्दीन। वही अलाउद्दीन था। और इस अलाउद्दीन का अलग ही शौक थे, इसके अलग ही शौक थे। ये किसी लड़की को पसंद नहीं करता था, बल्कि क्या करेगा, ऐसी लड़की जिनकी शादी हो सके, शादीशुदा लड़कियों को पसंद करता था, औरतों को। और एक दिन इसकी नजर पड़ गई कहां? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर देखिए, एक तरीका यही था, बल्कि बहुत सारे, वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, लेकिन उस टाइप का राजा था, इसलिए बताया मैंने आपको। अब क्या हुआ, जब इस साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो ये घुस गया कहां? राजस्थान। जीतते जीतते राजस्थान घुस गया। और राजस्थान के अंदर क्या हुआ, वहां पर थे राजपूत शासक, मेवाड़ हो या चित्तौड़ हो, ये सारे राज्य कहां थे? राजस्थान के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी पहुंच गया राजस्थान, और राजस्थान को सफाया करना शुरू। वहां के राजा को डर था कि ये कहां की हमको मारने के बाद हमारी औरतों के साथ विवाह न कर दे। इसलिए क्या हुआ, राजस्थान के राजाओं ने क्या किया, राजस्थान के राजाओं ने अपनी महारानियों को, अपनी रानियों को, अपनी जो नौकर होकर थे और जितने बच्चे थे, सबको राजस्थान से बाहर करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि भैया एक काम करो, तुम लोग यहाँ से जाओ और हम लोग अलाउद्दीन को मार के तुमको लेने आ जाएंगे। लेकिन जाओ कहाँ? कहाँ जाओ? पहाड़ी राज्यों की ओर जाओ, पहाड़ों की ओर, क्योंकि वहां तक अलाउद्दीन खिलजी नहीं पहुंचा था अभी। और जब ये लोग क्या हो गए, ये सारी इनकी जो महारानियां थी, सारी महारानियां, सारी क्या नौकर चाकर, जितनी भी इनकी दासियां थी, सब महलों से गुप्त मार्ग से निकल गई और कहाँ आ गए? पहाड़ों की ओर। कहाँ आ गए? पहाड़ों की ओर। और इन्हीं पहाड़ों में से जो रानियां और महारानियां आई थी, कहाँ आ गई थी? उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में। कहाँ आ गई थी? उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आ गई थी, और वहीं पर आके रहने लगी। जंगलों में आती, जंगलों में, हाँ, शहर में नहीं। अगर शहर में रहेगी तो क्या होगा, पता चल जाएगा अलाउद्दीन को, वही आएगा वो राजस्थान छोड़ के। अब कहाँ? जंगलों में रहने लगी, और वेट कर रही है किसके? राजा के आने का। हर कोई औरत अपने पति का, रानियां अपने राजा का वेट कर रही है कि भैया आप कौन? राजा आएगा आएगा। लेकिन राजा क्या हुआ, कहां से आएगा? राजा वीर गति को प्राप्त हो चुका। युद्ध के मैदान में अलाउद्दीन खिलजी ने सबको उड़ा दिया, सबको उड़ा दिया। और जब क्या हुआ, समय बीतते गया, बीतते गया, बीतते गया, जो रानियां थी ना, उनके जो बच्चे थे वो सयाने होते, उनकी लड़कियां क्या हो रही थी? सयानी हो रही थी, सयानी हो रही थी, सयानी हो रही थी। तो भैया अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो उन लड़कियों की शादी क्या हुआ, मजबूरन उन लोगों को जो उनके साथ उनके निम्न वर्ग के कार्यकर्ता थे, यानी नौकर होकर थे, उनसे शादी करनी पड़ी। तो अगर आपसे पूछेगा कि भैया
थारू जनजाति कौन से राज्य से बिलोंग करती है? आपने आपको कौन से राज्य का निवासी बताते हैं? तो कहाँ का? राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान। और राजस्थान में एक मरुस्थल है, कौन सा? थार का मरुस्थल। और इसीलिए इन लोगों का नाम क्या पड़ गया? थारू। क्या पड़ गया? थारू। क्या पड़ गया? थारू। तो भाषा वैज्ञानिक के अनुसार कहाँ के हैं? मंगोल परिवार। और वैसे कहाँ है? राजस्थान के मामले, राजस्थान के थार के, राजस्थान के थार, ये अपने आप को मानते हैं। कौन? थारू जनजाति के लोग। लेकिन देखिए मैंने क्या बताया, जब राजा नहीं आया तो अपने लोगों के साथ क्या कर ली? अपने नौकर के साथ शादी कर ली। अब बताओ, घर में एक नौकर के साथ शादी कर रही है, शादी हो गई, पति हो गया उसका, वो और पति ने बोला चलो आज हमारा पनीर खाने का मन है। रानी क्या? आग धरा के, रानी है हम, पनीर बनाएंगे, बेलन से ही मारेंगे। कहने का मतलब क्या है? घर में चलेगी किसकी? किसकी चलेगी? भैया ऑब्वियस सी बात है, महिलाओं की चलेगी। कैसे चलेगी? महिलाओं की। रानी है वो, किसकी चलेगी? महिलाओं की। इसीलिए थारू जनजाति का जो समाज है, थारू जनजाति का जो समाज है वो कैसा है? मातृ सत्तात्मक। कैसा है? मातृ सत्तात्मक। अर्थात इनके परिवार में महिलाओं को क्या होता है? उच्च वर्ग दिया जाता है, महिलाओं को उच्च वर्ग। थारू जनजाति का जो समाज है वो कैसा है? मातृ सत्तात्मक। मातृ सत्तात्मक। आई होप आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया होगा कि क्यों थारू जनजाति का ही, हमारे 5 जनजातियों में से क्यों थारू जनजाति का समाज ही क्या है? मातृ सत्तात्मक। इसी कारण से मातृ सत्तात्मक बताया जाता है। तो थारू जनजाति की उत्पत्ति हुई थी कहां से? मंगोल परिवार से, भाषा वैज्ञानिक के अनुसार। और दूसरा कौन सा? ये अपने आप को कहां का मानते हैं? राजस्थान के थार मरुस्थल। कहां का? थार मरुस्थल का। तो आई होप आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। कल हम पढ़ेंगे कि इनका सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक व्यवस्था इनकी किस प्रकार से थी, इनके विवाह किस प्रकार से थे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार। तो दोस्तों आइए